हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में हम लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को समझेंगे, या मैं इसको कह सकती हूँ कि फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को समझेंगे। हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहेंगे इसको, वित्तीय मध्यस्थ, ठीक है, या वित्तीय संस्थान। किस किस तरीके के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो हमारी इकोनॉमी को बहुत आसान बनाते हैं, उन सब चीजों की एक्सप्लेनेशन हम आज के सेशन में जानेंगे। पीछे बहुत सारी क्लासेस में आप लोग देखते होंगे कि रेपो रेट बैंक और नॉन बैंक दोनों पे लगता है, रिवर्स रेपो रेट सिर्फ बैंक्स पे लग रहा है, एमएसएफ सिर्फ बैंक्स पे लग रहा है। तो ये बैंक, नॉन बैंक, सिडबी, नाबार्ड, एक्जिम, ये सब क्या है, ये आज के सेशन में आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत पेशेंस से, बहुत ध्यान से आप लोग सारी चीजों को समझते चले। इसका क्लासिफिकेशन हमें समझना है। देखो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या है, पहले तो ये समझिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते क्या है। देखो, एक तरफ होते हैं हाउस होल्ड यानी हमारे घर परिवार, मम्मी पापा, हम सब, ठीक है। और एक तरफ होती है बिजनेस फर्म्स जो हमारा प्रोडक्शन का काम करते हैं, जो हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हमको प्रोड्यूस करके देते हैं। तो इनके बीच में कौन बैठा होता है, जैसे हमने इनको पेमेंट किया, हमने बिजनेस फर्म को कहा कि हमको ना एक एयर कंडीशनर बना के दो, उन्होंने हमें एयर कंडीशनर बना के दे दिया और हमने उसको ये 40,000 रुपीज दे दीजिए। अब ये 40,000 रुपीज बिजनेस फर्म क्या करेगा, किसी बैंक में जाके जमा करवा देगा या किसी नॉन बैंक में जाके जमा करवा देगा, यानी कहीं पे मुथूट फाइनेंस वगैरह में एफडी करवा लेगा। यानी ये क्या करेगा, किसी ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जाके इस पैसे को जमा करवाएगा, डिपॉजिट करवाएगा। अब यहां पे डिपॉजिट होने के बाद ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, इसको आगे लोन में देगा। ये पैसा आगे लोन में जाएगा। अब आगे लोन में जाएगा तो क्या होगा, वो पैसा किसी और की पॉकेट में आ रहा है, वो उससे कुछ एक्सपेंशन करेगा। इस तरीके से ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज करते क्या है, इधर का पैसा उधर करते हैं, इसकी टोपी उसके सर करते हैं। ठीक है, अगर ये नहीं होंगे तो पूरी साइकिल जो है इकोनॉमी का वो अब्रप्ट हो जाएगा, वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, साइकिल कंप्लीट ही नहीं होगा हमारी इकोनॉमी का। इस वजह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी है, जो एक्सेस मनी अपने पास बुला के जिन लोगों के पास पैसा नहीं है उनको लोन की सुविधा देते हैं, उनको लोन फैसिलिटेट करवा के देते हैं। ठीक है, तो हम अब देखते हैं कितने तरीके के ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती हैं। दो तरीके की होती है, एक को कहते हैं बैंक और एक को कहते हैं नॉन बैंक। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, बैंक, और इसको कहते हैं गैर बैंक और गैर बैंक, या बैंक एंड नॉन बैंक। दोनों में क्या डिफरेंस है उसको समझने से पहले हम पहले इनका क्लासिफिकेशन समझेंगे। अब आगे देखते हैं। जो बैंक होते हैं आपके, वो दो तरीके के होते हैं, एक को कहते हैं कमर्शियल बैंक, एक को कहते हैं कोऑपरेटिव बैंक। हिंदी वाले क्या कहेंगे, वाणिज्यिक बैंक और सहकारी बैंक। ठीक है, कमर्शियल बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। पहले मैं बैंक का क्लासिफिकेशन आपको बता रही हूं। कमर्शियल बैंक दो तरीके के होते हैं, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और नॉन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ठीक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक फिर चार तरीके के होते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक और डिफरेंशियल बैंक। इस तरीके से इधर वाला क्लासिफिकेशन हमने देखा। कोऑपरेटिव बैंक कौन से होते हैं, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, और एक यहां पे हम ऐड कर देंगे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, इस तरीके से ये चार कोऑपरेटिव बैंक हो गए, स्टेट कोऑपरेटिव, डिस्ट्रिक्ट, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी एंड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इधर पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन एंड डिफरेंशियल बैंक। ध्यान से इस स्लाइड को देख लीजिए, ये हो गया बैंक का क्लासिफिकेशन। अब बढ़ते हैं हम आगे नॉन बैंक के क्लासिफिकेशन की तरफ। नॉन बैंक को तीन पार्ट में बांटा जाता है। एक को कहते हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसको शॉर्ट में कहा जाता है आईफाई। क्या कहा जाता है, आईफाई, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि आईफाई। दूसरा होता है इसका जो भाग होता है, दैट इज प्राइमरी डीलर। क्या होता है, प्राइमरी डीलर। और तीसरा इसका पार्ट जो होता है, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अभी चार तरीके के हैं, जो पांचवा था उसको क्लोज कर दिया था 2012 में। अभी चार कौन कौन से हैं, एक का नाम है नाबार्ड, एक का नाम है एक्जिम, एक का नाम है एनएचबी यानी नेशनल हाउसिंग बैंक, और एक का नाम है सिडबी। इन चारों के बारे में अपने को डिटेल्स जाननी है। जो पांचवा आईफाई था उसका नाम था इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये 2012 में क्लोज कर दिया गया है, 2012 में इसको क्लोज कर दिया गया है। तो ये होते हैं
3 तरीके के नॉन बैंक और फिर उनका फर्दर क्लासिफिकेशन। अब एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले तो हम बैंक और नॉन बैंक के बीच में डिफरेंस जान लेते हैं। यहां आप अपने दिमाग में रखना SBI को, और यहां आप अपने दिमाग में रखना मुथूट फाइनेंस को। आप लोगों ने बहुत जगह देखे होंगे इसके ऑफिस मुथूट को, ठीक है। आपको आधी चीजें तो नाम से ही क्लियर हो जाएंगी। अब देखो, क्या बैंक आपका डिपॉजिट लेते हैं? बिल्कुल लेते हैं, यस। क्या नॉन बैंक आपका डिपॉजिट लेते हैं? नॉन बैंक भी डिपॉजिट लेते हैं, यस। ये नो नहीं आएगा, यहां यस आएगा। क्या बैंक आपको लोन देते हैं? यस। क्या नॉन बैंक आपको लोन देते हैं? यस। लेकिन नॉन बैंक जो डिपॉजिट लेते हैं ओनली FD लेते हैं, ओनली FD लेते हैं, सिर्फ फिक्स डिपॉजिट लेते हैं। क्या बैंक को CRR रखना पड़ता है? यस। क्या नॉन बैंक को CRR रखना पड़ता है? नो। क्या बैंक को SLR रखना पड़ता है? यस। अब याद होना चाहिए तुम्हें CRR SLR क्या है। जिसको नहीं पता प्रीवियस वीडियोस देखो, फिर इस वीडियो को देखना। क्या नॉन बैंक को SLR रखना पड़ता है? यस, लेकिन केवल हाउसिंग फाइनेंस वालों को, सभी के सभी को नहीं रखना, इंश्योरेंस वालों को नहीं रखना, एग्जिम बैंक वालों को नहीं रखना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाउसिंग के अंदर जो काम कर रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस में मदद कर रहे हैं, उनको SLR रखना है, ठीक है। डेबिट कार्ड की सुविधा क्या बैंक देता है? यस। क्या नॉन बैंक देता है डेबिट कार्ड? नो। पासबुक, चेकबुक, पासबुक और चेकबुक बैंक देता है, नॉन बैंक नहीं देता है। बॉस कौन होता है बैंक का? RBI। और नॉन बैंक का बॉस कौन होता है? RBI के साथ कुछ और इंस्टीट्यूशंस भी। जैसे अगर पेंशन की बात करें, पेंशन की बात करें, कोई पेंशन फंड से रिलेटेड कंपनी है, PF वगैरह से रिलेटेड कंपनी है, तो उसका बॉस कौन होगा? RBI के साथ साथ PFRDA, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगर कोई इंश्योरेंस की कंपनी है, इंश्योरेंस की कंपनी है कोई, तो वहां पे RBI के साथ साथ IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी इसके काम को देखेगा, ठीक है। कुछ और बातें जान लेते हैं। बैंक के ऊपर कौन सा एक्ट लागू होता है? बैंक के ऊपर एक्ट कौन सा लागू होता है? यहां पे एक्ट लागू होगा बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और RBI एक्ट 1934। ये दो कानून जो हैं वो बैंक्स के ऊपर लगते हैं। नॉन बैंक पे क्या लगता है? RBI एक्ट 1934 और कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013, ये दोनों एक्ट जो है वो नॉन बैंक पे लगते हैं। बाकी अलग अलग डिपार्टमेंट पे अलग अलग कानून लग सकते हैं, बट मेजर ये है, बैंक के ऊपर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट और RBI एक्ट, नॉन बैंक पे RBI एक्ट और कंपनी एक्ट, ये लगते हैं। तो ये आपको बैंक और नॉन बैंक का डिफरेंस पता लग गया कि नॉन बैंक क्या होती है, ऐसी शैडो बैंकिंग होती है, ऐसे बैंक नहीं होते बट सिमिलर टू बैंक। ये आपका डिपॉजिट तो लेंगे, केवल फिक्स डिपॉजिट लेंगे, करंट अकाउंट आपके नहीं खोलेंगे, सिर्फ FD खोल के देंगे, ठीक है। एक तो ये। दूसरा, अगर आपको लोन दे रहे हैं तो जो हाउसिंग फाइनेंस वाली कंपनी है उन्हीं को ही SLR रखना है, CRR SLR ऐसा कुछ नहीं रखना है बाकी, ठीक है। अच्छा, जो बैंक होते हैं वहां पे PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग को मेंटेन रखना पड़ता है। PSL क्या है, इससे पीछे वाली वीडियो देखो और देखो कि क्या है उसके अंदर। PSL मतलब एवरी बैंक को 40% ऑफ इट्स लोन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना पड़ता है, वो बैंक को देना पड़ता है। नॉन बैंक के लिए कोई PSL का फॉर्मूला लागू नहीं होता है, इनको कोई 40% पैसा किसी स्पेशल को नहीं देना है, ठीक है। तो ये है आपके PSL और नॉन PSL के नॉर्म्स। बैंक और नॉन बैंक में क्या क्या क्लासिफिकेशन है वो हमने समझा, ठीक है। PSL का एक आप इंक्लूड कर लोगे इसके अंदर, हालांकि मैं नोट्स में इंक्लूड कर दूंगी, डोंट वरी। मैं इस PPT को और ज्यादा इसके अंदर ये जो पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा बताए हैं ये मैं इसमें डाल दूंगी, ठीक है। तो ये बैंक और नॉन बैंक का क्लासिफिकेशन होता है। इसके बाद हम लोगों ने मेजर क्लासिफिकेशन देख लिया। अब हम चलते हैं बैंक की क्लासिफिकेशन पे। बैंक मैंने आपको बताया कमर्शियल और कोऑपरेटिव दो तरीके के होते हैं। कमर्शियल बैंक में आप नाम याद रखो SBI, अगेन कोऑपरेटिव में आप नाम याद रखो जैसे आपने देखा होगा राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक, इस तरीके से होते हैं। राजस्थान ग्रामीण सहकारी बैंक इस तरीके से होते हैं। हरियाणा ग्रामीण सहकारी बैंक, ये सुने होंगे तुम लोगों ने, ये कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको
समझाने की कोशिश करती हूं। आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा होगा। उनकी गोकुलधाम सोसाइटी होती है ना, गोकुलधाम सोसाइटी होती है जिसका एकमेव सेक्रेटरी भिड़े होता है। अब क्या हुआ, इसके अंदर जितने भी इसके अंदर लोग हैं, उन सब लोगों ने क्या कहा कि लेट अस मेक अ बैंक। ये हमारी क्या है, ये हमारी एक सोसाइटी है और हम इस सोसाइटी के लिए एक बैंक बना देते हैं। इन सब लोगों ने क्या किया, अपने रुपए जमा करवाए और एक बैंक का निर्माण कर दिया। अब इस बैंक को कौन संभालेगा, इसके लिए इन सब लोगों के बीच में वोटिंग होगी और एक सेक्रेटरी, एक मैनेजर बना दिया जाएगा। मान लीजिए भिड़े को इसका मैनेजर बना दिया गया। अब जो ये बैंक बना है कोऑपरेटिव बैंक, नाम से ही पता लग रहा है आपको, कोऑपरेटिव मतलब कॉर्पोरेशन के लिए बना है। किसका कॉर्पोरेशन, जो भी इसके मेंबर्स है उन सबका कॉर्पोरेशन ये करेगा, कोऑपरेटिव बैंक है। अब इस कोऑपरेटिव बैंक को लोन देना है मान लीजिए, तो पहले अपने कस्टमर्स को लोन देगा, पहले अपने मेंबर्स को लोन देगा, उसके बाद किसी एक्स्ट्रा व्यक्ति को लोन दे सकता है अगर पैसा बचता है तो। और ये जो बैंक बना, इसको फिर रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। रजिस्टर्ड कौन से एक्ट के अंदर होगा, ये रजिस्टर्ड होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1961, इसके अंडर इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। क्या ये डिपॉजिट लेगा ये वाला बैंक? बिल्कुल लेगा डिपॉजिट। क्या ये बैंक लोन देगा? बिल्कुल देगा, लेकिन पहले अपने मेंबर्स को देगा, उसके बाद किसी और को देगा। ठीक है। अब यहां पे मान लीजिए डिसीजन लेना है कि इस बैंक के अंदर फैन कौन सी कंपनी का लगेगा, कि ओरिएंट का लगेगा या हैवेल्स का लगेगा या सूर्य का लगेगा, कौन सी कंपनी का फैन जो है, सीलिंग फैन कौन सी कंपनी के लगेंगे, डिसीजन होना है। डिसीजन कैसे होगा, जो भी इसके मेंबर है, जो भी इस बैंक के मेंबर हैं, उन सब लोगों से वोटिंग डलवाया जाएगा। मान लीजिए टोटल 12 मेंबर्स हैं, इन 12 में से 7 मेंबर्स ने कह दिया कि हैवेल्स का फैन लगाओ और 6 ने ये कह दिया, 5 ने ये कह दिया कि ओरिएंट का फैन लगाओ। तो डिसीजन किसका माना जाएगा? मेजॉरिटी का। प्रत्येक व्यक्ति के पास एवरी मेंबर हैज 1 वोट ओनली, सबका इक्वल वोट है। जबकि आप एसबीआई में क्या देखोगे, एसबीआई में देखोगे ये 4 लोग हैं, मान लो ए बी सी डी। ए ने दिया है 50% पैसा, बी ने दिया है 10% पैसा, सी ने दिया है 30% पैसा और इसने भी दिया है 10% पैसा। तो इसकी वोट्स की वैल्यू ज्यादा होगी। यहां पे ऐसा नहीं है कोऑपरेटिव में, जिसने चाहे कितना भी पैसा इसके अंदर डिपॉजिट करवाया हो, कितना भी पैसा मिला के इस बैंक को बनाया हो, हर इंसान की वोट की वैल्यू केवल 1 ही है, 1 मेंबर 1 वोट। लेकिन जो कमर्शियल बैंक होते हैं वहां पे क्या देखा जाता है कि कौन कितना शेयर दे रहा है, कौन कितना हिस्सा दे रहा है इस बैंक के अंदर, कितना पैसा लगा रहा है इसकी कैपिटल में, उस हिसाब से ही उसका वोटिंग फिर डिसाइड होता है कि उसके वोटिंग में पावर कितनी है। ठीक है, समझ रहे हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव एक्ट्स का मतलब, कभी भी कोऑपरेटिव बैंक का मतलब लाभ कमाना नहीं है, प्रॉफिट नहीं चाहते ये नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलते हैं। जबकि जो कमर्शियल बैंक होते हैं उनका मकसद होता है हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, वो प्रॉफिट मोटिव रख के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं वो नो लॉस, कोऑपरेटिव बैंक्स जो होते हैं वो नो लॉस नो प्रॉफिट पे चलते हैं। देख लेते हैं, जो कमर्शियल बैंक है वो डिपॉजिट लेते हैं, यस लेते हैं, कोऑपरेटिव भी लेते हैं। लोन देते हैं क्या? यस, लेकिन ये सिर्फ मेंबर्स को देते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड दोनों ही आपको देंगे। बॉस कौन होगा? यहां आरबीआई होगा, और यहां आरबीआई के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर रेगुलेशन करते हैं। ठीक है, यही वजह है कि कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो फेलियर की कगार पे खड़े हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपने भाई भतीजों को लोन दिलवाने की कोशिश करते हैं, फिर क्या होता है, ये बैंक फेलियर की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल नेपोटिज्म से चलता है। नेपोटिज्म की वजह से जहां भी नेपोटिज्म आ गया वो खराब होगा ही होगा, वहां टैलेंट छिप जाता है और भाई भतीजावाद चलने लग जाता है। तो बॉस यहाँ पे सिर्फ आरबीआई होता है, सिर्फ आरबीआई रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंक को, कोऑपरेटिव को आरबीआई के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी करता है। वोटिंग अकॉर्डिंग टू शेयर होल्डर, वोटिंग किसके अकॉर्डिंग होगी? शेयर के अकॉर्डिंग होगी। जिसने जितना शेयर दिया है उसके अकॉर्डिंग उसकी वोट हो जाएगी। लेकिन यहां पे 1 पर्सन 1 वोट होता है, 1 पर्सन 1 वोट, चाहे कितना भी शेयर आपने दिया है नहीं दिया है, डजंट मैटर, 1 पर्सन 1 वोट होगा। हर पर्सन की वोटों की एक वैल्यू होगी। समझ गए? अच्छा जी, प्रेजेंस,
कमर्शियल बैंक कहीं पे भी हो सकता है, कमर्शियल बैंक कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन कोऑपरेटिव बैंक की प्रेजेंस बहुत लिमिटेड है। कहां कहां है? मेनली महाराष्ट्र में बहुत सारे हैं, गुजरात में है, आंध्रा में है, तमिलनाडु में है। ठीक है, इनका मोटिव भी हम लिख लेते हैं। मोटिव, जो आपके कमर्शियल बैंक होते हैं इनका मोटिव होता है प्रॉफिट। क्या होता है इनका मोटिव? प्रॉफिट। और जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं इनका होता है नो लॉस नो प्रॉफिट। नो लॉस नो प्रॉफिट। और भी बातें कर लेते हैं हम सीआरआर की, एसएलआर की। ठीक है, जो कमर्शियल बैंक है क्या उनको सीआरआर रखना है? यस, इनको सीआरआर रखना है। क्या कोऑपरेटिव बैंक को सीआरआर रखना है? यस, इनको भी सीआरआर रखना है। क्या इनको एसएलआर रखना है? इनको भी रखना है एसएलआर, इनको भी रखना है एसएलआर। ठीक है, समझ रहे हो बात को? अब पीएसएल, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, क्या कमर्शियल बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में 40% देना है? यस, देना है। क्या कोऑपरेटिव बैंक को देना है? नहीं, ये ऑलरेडी मदद करने के लिए ही बने हुए हैं, इनको अलग से पीएसएल देने की जरूरत नहीं है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो होते हैं ना, अर्बन जो शहरों में होते हैं, वो ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में मदद नहीं करते। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को कहा हुआ है कि भाई तुमको 75% पीएसएल देना है, तुमको अपने लोन का 75% जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना है। 75%, बाकियों को 40 देना है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 75% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, बाकी चाहे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को छोड़ के स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक है, चाहे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज हैं, इन सभी को कोई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में कुछ नहीं देना। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 75% ऑफ इट्स अमाउंट प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में देना जरूरी है। ठीक है, ये डिफरेंस हो गए कमर्शियल और कोऑपरेटिव बैंक में। अब हम आगे बढ़ते हैं। कमर्शियल बैंक की 4 कैटेगरी मैंने आपको बताई, जिनमें से पहला था पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक आप लोग देख पा रहे हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, ये सब क्या है? ये पब्लिक सेक्टर बैंक है। पब्लिक सेक्टर बैंक होते क्या है? ऐसे बैंक जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 50% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखती है। 50% से ज्यादा शेयर जो है जिसके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खरीदे हुए हैं, उसको हम पब्लिक सेक्टर बैंक यानी सरकारी बैंक कह देते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी है, 100 का 100% नहीं खरीदा हुआ वो भारत सरकार ने, 100 का 100% नहीं खरीदा हुआ है, उसमें 50% से ज्यादा शेयर जो है वो इंडियन गवर्नमेंट के लगे हुए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देना बैंक, एसबीआई, पीएनबी। अब ये मर्ज होते जा रहे हैं, शुरू में 22 थे ये, अभी 10 है ये। ठीक है, अभी और कम हो जाएंगे, लास्ट में 4 छोड़ देने हैं, बाकी सब एक के अंदर एक मर्ज कर देंगे। जब हम इसके बाद में मिसलेनियस वीडियो देखेंगे तब आपको समझ आएगा ये मर्जर क्यों हो रहा है और कैसे होता है, किसके हाथ में अथॉरिटी होती है, कब इसको मर्ज किया जाता है, इन चीजों को हम समझेंगे। जो भी की इश्यूज चल रहे हैं उन चीजों को क्लैरिफाई करते चलेंगे ताकि आप लोगों को अलग से कोई बुक्स उठानी ना पड़े। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा होता है? प्राइवेट सेक्टर बैंक कौन सा होता है वो समझते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक वो बैंक होते हैं जिनमें गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग 50% से कम है। जैसे आप देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, यस बैंक, ये सब क्या है? इंडसइंड बैंक, ये सब प्राइवेट सेक्टर बैंक है। ये ऐसे होते हैं जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजॉरिटी शेयर होल्डर नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50% से कम का पैसा लगाया है, 50% से कम शेयर लगाया हुआ है उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भाई मान लीजिए अगर 100 रुपए में बैंक बन रहा है, कई बच्चों को समझ नहीं आता शेयर होल्डिंग क्या होता है। मान लीजिए 100 रुपए में बैंक बन रहा है, ठीक है, 100 रुपए में बैंक बन रहा है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें 49 रुपीज दे रही है मान लीजिए, तो वो एक प्राइवेट सेक्टर बैंक होगा क्योंकि सरकार ने 50% से कम पैसा लगाया है। एग्जाम्पल आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे दिन तुम देखते ही हो, ये प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं। उसके बाद फॉरेन बैंक कौन से होते हैं? फॉरेन बैंक होते हैं स्टूडेंट्स ऐसे बैंक जिनका हेडक्वार्टर तो फॉरेन में है, जिनका हेडक्वार्टर फॉरेन में है लेकिन जिनकी ब्रांचेस इंडिया में है। हेडक्वार्टर फॉरेन में, ब्रांचेस इन इंडिया, इसको कहते हैं फॉरेन बैंक। ठीक है, ये होते हैं फॉरेन बैंक, विदेशी बैंक कहते हैं। बैंक्स हैविंग हेडक्वार्टर्स इन फॉरेन एंड ब्रांचेस इन इंडिया। एग्जाम्पल देख सकते हो आप, ये शिन हैन बैन,
यूओबी है, दोहा बैंक है, ठीक है, बैंक ऑफ अमेरिका है, सिटी बैंक है, एचएसबीसी बैंक है, पब्लिक बैंक है, होंगलियोंग बैंक है, बहुत सारे ये बैंक है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, वूरी बैंक है। ये सब बैंक फॉरेन बैंक है जिनके हेडक्वार्टर विदेशों में है और जो ब्रांचेस जो है वो इंडिया में है, ठीक है, ये फॉरेन बैंक कहलाते हैं। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल बैंक? डिफरेंशियल बैंक का मतलब होता है जो औरों से कुछ हटके हैं, जो डिफरेंट है थोड़े से, मे बी उनकी प्रेजेंस में डिफरेंस है। भाई जैसे बाकी बैंक तो ऑल ओवर इंडिया में प्रेजेंट है, डिफरेंशियल बैंक हो सकता है कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में ही प्रेजेंट हो, कुछ पर्टिकुलर एरियाज के अंदर ही प्रेजेंट हो। डिफरेंशियल बैंक के सीआरआर एसएलआर के नॉर्म्स भी अलग हो सकते हैं। डिफरेंशियल बैंक में पीएसएल के नॉर्म्स भी अलग हो सकते हैं। लेंडिंग देने की, डिपॉजिट लेने देने की चीजों में भी डिफरेंस हो सकता है। मतलब जो ये बैंक होते हैं डिफरेंशियल बैंक, ये औरों से थोड़े हटके होते हैं। जो नॉर्मल बैंक्स होते हैं उनसे थोड़े अलग होते हैं, वो डिफरेंशियल बैंक होते हैं। डिफरेंशियल मतलब कुछ अलग, भिन्न, ठीक है, डिफरेंशियल बैंक कहते हैं। हमको मेनली 4 तरीके के डिफरेंशियल बैंक यहां पढ़ने हैं। वैसे बहुत सारे होते हैं, आईडीएफसी, बंधन वंदन, सब बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमको मेनली अपने सिलेबस में 4 पढ़ने हैं। फर्स्ट इज पेमेंट बैंक, सेकंड इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, थर्ड इज होलसेल बैंक, फोर्थ इज रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो एक एक करके सबको समझते हैं। होलसेल बैंक जो है वो भारत में आया नहीं है। बातें चल रही थी, जैसे इस्लामिक बैंक की भी बातें चल रही थी लेकिन आया नहीं, ऐसे ही होलसेल बैंक की जस्ट बातें चल रही है, अभी आया नहीं है। होलसेल बैंक होता क्या है? होलसेल मतलब बहुत बड़ा कुछ पाएगा ना, मतलब थोक में कहते हैं जिसको। होलसेल का मतलब क्या है? इस बैंक को चलाने के लिए मतलब इसको मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए? इसको मिनिमम कैपिटल चाहिए 1000 करोड़। कितना? 1000 करोड़ रुपया चाहिए इसको। मिनिमम कैपिटल कितना चाहिए इसको? 1000 करोड़ रुपए में ये बैंक बनेगा। आप कहो कि मैम मैं ना होलसेल बैंक बनाना चाहता हूं या चाहती हूं, तो मैं कहूंगी 1000 करोड़ रुपया दिखाओ पहले अपने पास, फिर आप ये बैंक बना सकते हैं। मतलब मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है? 1000 करोड़। अपने तो बस की बात ही नहीं है भैया, है ना, अपने तो सपनों से भी दूर दूर है। अच्छा, जो डिपॉजिट होगा ना, इसमें डिपॉजिट भी ये लोग 10 करोड़ प्लस वालों का लेते हैं। हम तो जैसे 100 रुपए लेके जाते हैं मेरे अकाउंट में डाल दे तो ये तो अपने कद लिए तो दरवाजा भी नहीं खोलेंगे, 5 किलोमीटर की रेडियस में भी नहीं आ सकते हम तो। 10 करोड़ रुपए से तो शुरुआत कर रहे हैं डिपॉजिट की, ठीक है, होलसेल बैंक। बट ये कामयाब नहीं हुआ तो मतलब ये अभी इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ है, अभी जस्ट प्रपोजल्स चल रहे हैं। तो ये होलसेल बैंक है, इससे ज्यादा इसके बारे में बातें नहीं करनी है। मेन है पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनके बारे में जानते हैं। पेमेंट बैंक समझो। सबसे पहले तो कितना रुपया चाहिए आपको पेमेंट बैंक बनाने के लिए? आपको 200 करोड़ चाहिए पेमेंट के लिए, 200 करोड़ चाहिए स्मॉल फाइनेंस के लिए। पहले ना इनका नाम मतलब समझ लीजिए। स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब क्या है? स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब ये है कि बैंक जैसा बैंक है, जैसे बाकी बैंक है वैसे ये भी है, लेकिन इसका एरिया ऑफ ऑपरेशन स्मॉल है। एरिया ऑफ ऑपरेशन स्मॉल का मतलब ये ऑल ओवर इंडिया आपको नहीं मिलेगा। अभी तो क्या होता है, हम एसबीआई में हैं, मान लीजिए हमारा अकाउंट एसबीआई में है, हम ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं चले जाएं अपने को एसबीआई मिल जाएगा। हम ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कोने में चल जाएं हमको एसबीआई मिल जाएगा, कहीं ना कहीं उसका एटीएम मिल जाएगा। एचडीएफसी की बात कर लो, आप कहीं चले जाओ पाताल लोक में भी एचडीएफसी का आपको सारी चीजें मिलती है ना। लेकिन जो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन बहुत स्मॉल होता है, ये ऑल ओवर इंडिया में आपको नहीं मिलेंगे, वर्ल्ड की तो छोड़ ही दो, ठीक है, ये कहीं पर्टिकुलर जगह पे ही मिलते हैं, इसलिए नाम क्या दे दिया? स्मॉल, यानी एरिया ऑफ ऑपरेशन स्मॉल है, काम करने का एरिया छोटा है, नाम दे दिया स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। पेमेंट बैंक क्या होता है? ये किस चीज के लिए आया था? पहले क्या होता था, मनी ऑर्डर होते थे, है ना, पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स होते थे जिसमें पैसा एक जगह से ट्रांसफर करने के लिए बहुत हाई अमाउंट लग जाता था, मतलब चार्जेस ज्यादा हो जाते थे। ऐसे लोगों को फैसिलिटी देने के लिए ये पेमेंट्स बैंक आए कि आप अपना पैसा इजीली बैंकिंग के माध्यम से ट्रांसफर कर सकते हो। शुरुआत तो ऐसे की थी, लेकिन धीरे धीरे इसका स्तर बढ़ता गया और ये एक पर्टिकुलर फुल फ्लेजेड बैंक के रूप में उभर के सामने आया, ठीक है। तो पोस्ट पेमेंट बैंक आपने नाम सुना होगा, नाम ही ये था, जो मनी ऑर्डर करते थे उससे छुटकारा देने के लिए पेमेंट बैंक्स आए थे। समझते हैं इनके टारगेटेड कंज्यूमर कौन होते हैं। दोनों बैंक्स को खोलने के लिए ही 200 करोड़ कैपिटल चाहिए, दोनों को ही खोलने के लिए 200 करोड़ का कैपिटल चाहिए, ठीक है। टारगेटेड कंज्यूमर, ये किसके लिए, मकसद क्या था इसका आने का, उद्देश्य क्या था, एम ऑब्जेक्टिव क्या था, किन लोगों को मदद करने के लिए आया था? एक तो ये स्मॉल सेविंग रेमिटेंस ऑफ माइग्रेंट लेबर। रेमिटेंस क्या होता है?
रेमिटेंस होता है जैसे मान लीजिए आप लोगों की नौकरी लग गई अमेरिका में, अब अमेरिका में नौकरी लग गई, पेरेंट्स आपके इंडिया में है, तो वहां से पैसा भेजोगे ना। या मान लीजिए आप रहते हैं जयपुर में या जोधपुर में या बीकानेर में और आपकी नौकरी लग रही है दिल्ली में, तो वहां से अपने पेरेंट्स को पैसा भेजोगे ना। तो आप कौन है, आप रेमिटेंस भेज रहे हैं कि बच्चा जॉब कहीं और कर रहा है और फैमिली कहीं और है और अपनी आय का एक हिस्सा, अपनी इनकम का एक हिस्सा पेरेंट्स को भेज रहा है, उसको रेमिटेंस कहते हैं। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, उसको रेमिटेंस कहा जाता है। तो जो माइग्रेंट लेबर होते हैं उनको मदद करने के लिए एक तो पेमेंट बैंक बना था, लो इनकम हाउस होल्ड्स के अकाउंट्स खुलवाने के लिए ये बना था, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए बना था, जैसे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के लिए बना था, और छोटे छोटे बिजनेस के लिए पेमेंट बैंक बना है। ठीक है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को देख लेते हैं, ये भी स्मॉल सेविंग रेमिटेंस के लिए बना है, लो इनकम हाउस होल्ड्स, ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड और स्मॉल बिजनेस के लिए बना है। अब समझते हैं, जो पेमेंट बैंक है वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। पेमेंट बैंक डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है, यस, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ। डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है लेकिन लिमिटेशंस के साथ। वो लिमिटेशन क्या है, उसको जानने से पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक भी करता है, डिपॉजिट लेता है, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितना भी पैसा आप स्मॉल फाइनेंस बैंक में जमा करवा दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो पेमेंट बैंक है ना, इनके लिए ये होता है कि 2 लाख रुपए आप एक साल में जमा करवा सकते हैं। 2 लाख रुपए पर पर्सन, हर एक व्यक्ति पर पर्सन पर ईयर जमा करवा सकता है, इससे फालतू नहीं। 2 लाख रुपए पर पर्सन पर ईयर जमा करवा सकते हो, और ये लिमिट भी 2021 में इंक्रीज की है। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी पर कस्टमर, वहां पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी रुपया जमा करवा दो। यहाँ पे कोई एनआरआई डिपॉजिट नहीं होगा, कोई एनआरआई नॉन रेजिडेंट इंडियन, जैसे प्रियंका चोपड़ा, सानिया मिर्जा, जो पैदा तो भारत में हुई हैं बट अब फॉरेन में रह रही हैं, जो नॉन रेजिडेंट इंडियन है वो इसमें जमा नहीं करवा सकते। ठीक है, और ये एफडी वेफडी नहीं करता है, ओनली डिमांड डिपॉजिट को ही एक्सेप्ट करता है, ओनली डिमांड डिपॉजिट को ही एक्सेप्ट करता है। यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये आपकी एफडी भी खोलेगा, ये आपका डिमांड डिपॉजिट भी लेगा। अब याद करो डिमांड डिपॉजिट क्या बताया था, बैंकिंग वाली वीडियोस देखो, पता लगेगा। और कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट, कितना भी पैसा जमा कर दो। और एनआरआई भी यहाँ पे जमा करवा सकते हैं, अपना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट करवा सकते हैं एनआरआई भी। ठीक है, लेकिन पेमेंट बैंक में कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो हमने देखा। डेबिट कार्ड की सुविधा देता है क्या पेमेंट बैंक? यस। स्मॉल फाइनेंस बैंक देता है क्या? यस, दोनों ही डेबिट कार्ड बना के देंगे। लेकिन पेमेंट बैंक वाले क्रेडिट कार्ड नहीं देते हैं, क्योंकि पेमेंट बैंक वाले लोन नहीं देते हैं, लोन नहीं देते पेमेंट बैंक वाले। स्मॉल फाइनेंस बैंक वाले आपको लोन भी देते हैं, इसलिए ये क्रेडिट कार्ड भी देते हैं। ठीक है, ये क्रेडिट कार्ड भी देते हैं और आपको लोन भी देते हैं। लोन कौन देता है? लोन स्मॉल फाइनेंस बैंक देता है, पेमेंट बैंक नहीं देता, कांट लोन। सो नो पीएसएल, कोई पीएसएल नहीं होता इनके पास। ठीक है, जितना इनका पैसा होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में डिपॉजिट हो जाता है। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या थी, ये मैंने आपको समझाया था प्रीवियस वीडियोस में, देखिए अगर नहीं पता तो। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी जो पैसा होता है वो 75% पीएसएल में जाता है, जैसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में जा रहा था ना 75%, ऐसे ही यहाँ पे भी जो 75% ऑफ इट्स अमाउंट है वो पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाएगा, और 25% जो है वो किसी को भी दो, कोई इशू नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो ये डिफरेंस थे दोनों के बीच में। पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पेमेंट बैंक में, स्मॉल फाइनेंस बैंक में और एक नॉर्मल बैंक में कोई भी डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है सब कुछ। बस एक ही डिफरेंस है कि जो एसबीआई, पीएनबी जैसे बैंक होते हैं उनको 40% पीएसएल में देना होता है, इनको 75% पीएसएल में देना होता है। बाकी बिल्कुल सेम होते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। कितना पैसा जमा कराओ, कैसा ही अमाउंट जमा कराओ, एफडी, आरडी, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, कैसा अकाउंट खुलवाओ, लेकिन यहां पे सब कुछ अलग है। एनआरआई डिपॉजिट नहीं करवा सकते, ठीक है, आप एफडी नहीं करवा सकते, सिर्फ डिमांड डिपॉजिट करवा सकते हो, एक साल में 2 लाख रुपए ही जमा करवा सकते हो। ये कोई लोन नहीं देंगे पेमेंट बैंक वाले, आपको लोन नहीं देंगे तो क्रेडिट कार्ड भी नहीं देंगे। इस तरीके से दोनों के बीच में जो मेन डिफरेंस है, डिफरेंस बहुत है बट मैंने आपको मेन बताए हैं, जो मेन डिफरेंस है वो मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। ये था पेमेंट बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की। ठीक है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की ये क्या होती हैं, कैसे होती हैं,
हम देखो एक बार चार्ट देख लेते हैं। सबसे पहले बात कर रही हूं मैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की, ठीक है, जिसमें सबसे पहले हम नाबार्ड को पढ़ रहे हैं। तो पढ़ते हैं। देखो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, इनका काम होता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर फाइनेंस को पहुंचाना, ऑल ओवर इंडिया में फाइनेंस को पहुंचाना। नाम दे दिया ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये पूरे भारत के लिए एक ही बनते हैं, ठीक है। इसका पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाम को याद रखना। कब बना ये? 12 जुलाई 1982 में बना, इंदिरा गांधी जिस समय हमारे देश में पीएम थे। इसका बॉस कौन है, इसके अंदर किसके शेयर्स हैं, कौन इसको रेगुलेट करता है? पहले आरबीआई के भी कुछ शेयर होते थे, लेकिन बाद में 2018 में एक अमेंडमेंट हुआ, आरबीआई को बिल्कुल जड़ से निकाल दिया इसमें से और कहा 100 का 100% इसको भारत सरकार खरीदेगी और ऐसा इसका लोगो होता है, ये देख लेना, ठीक है, ध्यान रखना लोगो कैसा है नाबार्ड का। क्या कहा गया कि 100 का 100% अब भारत सरकार का पैसा इसमें लगा हुआ है। पहले 4%, 4 नहीं था, समथिंग कुछ 0.0 समथिंग कुछ था जो आरबीआई का लगा हुआ था, 0.04% जो था वो आरबीआई का लगा हुआ था। लेकिन अब जो है 2018 के बाद कंप्लीटली ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हो गया है। इसका खुद का एक फंड होता है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। याद करो ये हमने कहां पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था जब मैं आपको क्वालिटेटिव टूल करवा रही थी। वहां पे मैंने बताया था कि अगर कोई बैंक अपने प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नॉर्म्स पूरे नहीं करता है तो बचा हुआ पैसा आरआईडीएफ यानी रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में आ जाता है, ठीक है, ये इसको ऑपरेट करता है। इसके ऊपर कौन सुपरविजन करता है? रीजनल रूरल बैंक करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, वो इनके ऊपर सुपरविजन करते हैं, ठीक है। और साथ में आरबीआई तो करता ही है, साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो करती ही है, वो तो ऑब्वियस है। उसके बाद फंक्शन क्या है? ये फार्मर्स को और आर्टिसंस को इनडायरेक्ट फाइनेंस देता है। इनडायरेक्ट फाइनेंस का मतलब क्या है? कभी भी जैसे अपने को लोन लेना है, हम आरबीआई में नहीं जाते ना, हम बैंक्स में जाते हैं, बैंक्स में पैसा आरबीआई देता है। ऐसे ही नाबार्ड किसको पैसा दे देगा? नाबार्ड आरआरबी को पैसा दे देगा, रीजनल रूरल बैंक को पैसा दे देगा, ठीक है, रीजनल रूरल बैंक को पैसा दे देगा और आरआरबी को पैसा दे देगा। ये आरआरबी फिर आगे फार्मर को पैसा देंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि नाबार्ड डायरेक्ट फार्मर को पैसा दे रहा है, ऐसा नहीं होता। इसलिए कहते हैं इनडायरेक्ट रीफाइनेंस करता है। रीफाइनेंस क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आरआरबी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसको पैसा दे रहा है यानी रीफाइनेंस कर रहा है, और इनडायरेक्ट कर रहा है मतलब कि डायरेक्ट जो फार्मर है वो डायरेक्ट इसके पास जाके लोन नहीं ला रहा है, इनडायरेक्ट तरीके से लोन मिल रहा है। नाम दे दिया इनडायरेक्ट रीफाइनेंस टू फार्मर्स एंड आर्टिसंस, ठीक है। उसके बाद नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक आप लोग देख सकते हैं, इसका लोगो ध्यान से देखना, याद रखना। ओरिजिनली 100% आरबीआई इसका बॉस होता था, लेकिन 2019 अप्रैल में आरबीआई ने ये पूरा का पूरा भारत सरकार को बेच दिया। अब इसके अंदर एक भी रुपया आरबीआई का नहीं है, सारा का सारा रुपया भारत सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये कब बना? ये 1988 में बना, जब राजीव गांधी हमारे देश में प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये क्या करता है? ये हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को और बैंक को फाइनेंस करता है। ये भी डायरेक्ट फाइनेंस नहीं देगा, ये बैंक्स को देगा और हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए नॉन बैंक्स को देगा, ठीक है। अच्छा, ये एक इंडेक्स को रिलीज करता है जिसका नाम है रेजिडेक्स। रेजिडेक्स का मतलब होता है रेजिडेंशियल इंडेक्स, रेजिडेंशियल इंडेक्स। तो क्वेश्चन अगर बन जाए कि रेजिडेक्स को कौन रिलीज करता है तो आप बताएंगे नेशनल हाउसिंग बैंक करता है, रेजिडेक्स को रिलीज करता है। ये है रेजिडेक्स इंडेक्स। काम क्या होता है कि जो रेजिडेंशियल रियल एस्टेट है, जो घर है, रेजिडेंशियल जो एरिया है, उसके प्राइस कितने इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये रेजिडेक्स को इंक्रीज करता है, रेजिडेक्स को रिलीज करता है, ठीक है। काम क्या होता है? अर्लियर इट वाज रेगुलेटर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। पहले ये क्या करता था? केवल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को रेगुलेट करता था, लेकिन अब जो है ये हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के लिए फाइनेंस भी देता है। पहले सिर्फ रेगुलेटर था, अब ये एक तरीके से रीफाइनेंसर बन गया है। तो नेशनल हाउसिंग बैंक भी हमने जाना। Now let us move to next I5, that is Exim Bank, Export Import Bank of India। नाम से पता लग रहा है आपको, जो लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर बिजी होते हैं, मतलब ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो
इंटरनेशनल या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं, उनको अगर फंड की जरूरत है तो एक्सिम बैंक उनकी मदद करता है। इसका लोगो देख सकते हैं आप यहाँ पे, एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ये जनवरी 1982 में बनता है। इंदिरा गांधी देश में प्रधानमंत्री थी। बॉस यहाँ पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100%। ठीक है, किस चीज को प्रमोट करता है? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, इंपोर्टर एक्सपोर्टर्स को। ठीक है, फॉरेन करेंसी भी उनको प्रोवाइड कराता है ताकि दूसरे देशों में जब वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद सिडबी, सिडबी का पूरा नाम है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, लोगो देख सकते हैं। अब कब बना? ये 1990 में बना, राजीव गांधी देश में प्रधानमंत्री थे। पहले ये 100% आईडीबीआई का था। आईडीबीआई क्या है? इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया पहले 100% उसका था, लेकिन बाद में इसने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए एसबीआई को, एलआईसी को, आईसीआईसीआई को। बहुत सारे इसके अंदर शेयर होल्डर हैं। ये क्रेडिट गारंटी फंड देता है, लोन दे देता है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। इसके यहाँ पे एक फंड है स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड। याद करो, ये भी मैंने आपको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में बताया था कि अगर कोई अपने नॉर्म्स पूरे नहीं कर रहा, बैंक अपने टारगेट पूरे नहीं कर रहा, तो उसका पैसा दो जगह चला जाता है। एक तो चला जाता है आरआईडीएफ में, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में, और एक चला जाता है स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड यानी एसईडीएफ में। ठीक है, उसके बाद इसका खुद का एक पोर्टल है जिसका नाम है उद्यम मित्रा। तो क्वेश्चंस बन सकते हैं कि उद्यम मित्रा को कौन रेगुलेट करता है? सिडबी करता है। ठीक है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को, छोटे छोटे व्यापारियों को अगर लोन लेना हो, ठीक है, जैसे मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया, इनके अंडर लोन लेना हो तो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को ये हेल्प करता है। नाम ही है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अगर अंबानी को लोन लेना है, ये नहीं देगा क्योंकि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज को देता है। रतन टाटा को लोन लेना है, ये नहीं देगा क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए लोन देता है। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को मदद करता है। उसके बाद नेक्स्ट, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर मतलब क्या आता है? प्राइमरी डीलर। ये प्राइमरी डीलर क्या होता है, समझोगे बात को। प्राइमरी डीलर क्या होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लोन चाहिए, पैसा चाहिए अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई को कहेगी कि मार्केट से मुझे लोन उठा के दो। आरबीआई क्या करेगी? कुछ पीस ऑफ पेपर प्रिंट कर देगी जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नाम होगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा होगा। इस तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रिपेयर कर देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है। अब जो कोई भी बैंक वगैरह होते हैं, नॉन बैंक होते हैं, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, वो क्या करते हैं? वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कहते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं, वो आरबीआई को कहते हैं कि सर हमको एज अ प्राइमरी डीलर हमको लाइसेंस दे दीजिए, हमको प्राइमरी डीलर का लाइसेंस दे दीजिए। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि बैंक और नॉन बैंक जो होंगे वो डायरेक्टली आरबीआई से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज कर लेंगे। अदरवाइज क्या होता है, जो व्यक्ति प्राइमरी डीलर नहीं है या जो इंस्टीट्यूशन प्राइमरी डीलर का लाइसेंस नहीं मिला जिसको, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको स्टॉक मार्केट में जाके इनको खरीदना पड़ेगा। लेकिन जो प्राइमरी डीलर होते हैं वो डायरेक्टली आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म से, आरबीआई का प्लेटफॉर्म का नाम है ई कुबेर, वो डायरेक्टली आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। देखो, दो तरीके की मार्केट होती है, एक को कहते हैं प्राइमरी मार्केट और एक को कहते हैं सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है? जो भी उन बॉन्ड्स को या सिक्योरिटीज को इशू करने वाला है और जो इन्वेस्टर है, अगर उनके बीच में डायरेक्ट लिंक हो गया। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि टाटा ने, रतन टाटा या टाटा इंडस्ट्रीज ने कुछ शेयर लॉन्च किए, ठीक है, और मैं यहां पे इन्वेस्टर हूं। मैंने अगर डायरेक्ट टाटा से वो शेयर खरीदे हैं तो इसका मतलब मैंने वो प्राइमरी मार्केट में काम किया है। मतलब कि आप डायरेक्ट कंपनी और इन्वेस्टर आपस में डील कर रहे हैं। अब मैंने ये शेयर खरीद के किसी बी पर्सन को बेच दिया। मैं कौन थी? मैं इन्वेस्टर थी। बी कौन है? बी भी इन्वेस्टर है। जब दो इन्वेस्टर के बीच में लेन देन हो रहा है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी मार्केट में काम चल रहा है। ठीक है, सेकेंडरी मार्केट में काम चल रहा है। तो जो ये प्राइमरी डीलर होते हैं
जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं ये क्या करते हैं, डायरेक्टली आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म से, डायरेक्टली आरबीआई के ई कुबेर प्लेटफॉर्म से इनको परचेज कर लेते हैं। मतलब इशूअर कौन है, आरबीआई है, इनके डायरेक्ट लिंक आरबीआई से ही हो रहे हैं। इट मींस इनको स्टॉक मार्केट में जाके वो परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, ये डायरेक्टली आरबीआई से ही उनको परचेज कर लेंगे, इसलिए इनको कहते हैं प्राइमरी डीलर। और उनसे परचेज करके ये हम जैसे लोगों को फिर सेकेंडरी मार्केट में बेचते रहते हैं। तो ये होते हैं प्राइमरी डीलर, जिसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, दे डील इन प्राइमरी मार्केट, मतलब डायरेक्टली इशूअर से ही खरीद लेते हैं। डायरेक्टली बाय फ्रेश गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम आरबीआई's ई-कुबेर प्लेटफॉर्म एंड सेल इट टू द सेकेंडरी मार्केट। आई होप अब आपको ये लाइन समझ आ रही है। ठीक है, आज तक भारत ने 21 प्राइमरी डीलर को लाइसेंस दिया है, जिनमें से 14 बैंक हैं। ठीक है, एग्जाम्पल स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक है, हांगकांग बैंक है, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक है, ये सब प्राइमरी डीलर की तरह लाइसेंस लिए हुए हैं आरबीआई से। ठीक है, मैं कुछ और बातें भी आपको बताना चाहती हूँ, इसमें कुछ स्लाइड्स में बाद में ऐड कर दूंगी, पहले आप समझ लीजिए। एक ये है रीजनल रूरल बैंक, आरआरबी, रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं स्लाइड्स ऐड कर दूंगी। रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इसको हिंदी में कहते हैं। नाम से ही पता लग रहा है रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल रीजन के लिए ये बैंक आए हैं। ये बैंक कब बने, सबसे पहले ये 2 अक्टूबर 1975 में बना था, इंदिरा गांधी ने बनाया था 2 अक्टूबर 1975 में। कहां बना था, ये मुरादाबाद में बना था। मुरादाबाद यूपी में है, वहां पे ये बैंक बना था और इसका नेम रखा था प्रथम बैंक। इसका नाम क्या रखा था, प्रथम बैंक। पहला बना था तो नाम रख दिया प्रथम बैंक। इस बैंक का एक स्पॉन्सर्ड बैंक था। इस बैंक का यानी आरआरबी जो होते हैं उनका एक स्पॉन्सर बैंक होता है। प्रथम बैंक का स्पॉन्सर बैंक था सिंडिकेट बैंक। इस स्पॉन्सर बैंक का नाम क्या, काम क्या होता है वो समझते हैं। स्पॉन्सर बैंक क्या करते हैं, प्रथम बैंक यानी जो रीजनल रूरल बैंक है उनको फाइनेंशियली, उनको टेक्निकली हर तरीके की हेल्प प्रोवाइड कराते हैं, बदले में अपना कमीशन लेते हैं कि हम आपको मदद करेंगे, आपको अगर काम नहीं आ रहा, आपके स्टाफ को अगर काम करना नहीं आ रहा, वी विल हेल्प यू, लेकिन बदले में हम अपना कमीशन लेंगे। ये होता है स्पॉन्सर बैंक। ठीक है, जैसे आप देखते हो ना, केबीसी स्पॉन्सर्ड बाय बायजूस, केबीसी स्पॉन्सर्ड बाय दिस, और ये लिटिल चैंप इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस। स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है कि हम आपको फंड देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, ठीक है, लेकिन आप हमें स्पॉन्सर कर दें, यानी आप हमारा नाम ले लें अपने शो में, जिससे हमारी एडवर्टीजमेंट हो जाए। तो ऐसे ही यहाँ पे जैसे जो भी प्रथम बैंक का कार्ड बनेगा वहां पे छोटा सा ऐसे सिंडिकेट बैंक का लोगो लगा होगा, मतलब वो उसको स्पॉन्सर कर रहा है। ठीक है, और बदले में सिंडिकेट बैंक उसको हेल्प करेगा, टेक्निकल हेल्प, ट्रेनिंग में हेल्प, हर तरीके की मदद करेगा, बदले में अपना कमीशन वमीशन लेता है ये। ठीक है, और इसका प्रमोशन भी हो रहा है। अब क्या होता है, जो ये रीजनल रूरल बैंक है 2018 से पहले, 2018 से पहले क्या होता था, रीजनल रूरल बैंक में, आरआरबी में शेयर होल्डिंग कैसे होती थी, शेयर होल्डिंग होती थी 50% होती थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, 35% होती थी स्पॉन्सर बैंक की, और 15% होती थी स्टेट गवर्नमेंट की। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे ये जो रीजनल रूरल बैंक हैं, रूरल एरिया में बैंक बहुत अच्छे से नहीं चलते हैं, जो रीजनल रूरल बैंक हैं ये फेल होने की कगार पे खड़े हो गए, जस्ट फेलियर की दशा में ये आ गए। तो आरबीआई ने सोचा कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे जो प्राइवेट लोग हैं वो इसमें कैपिटल डालें, वो इसमें फंड डालें। तो आरबीआई ने क्या किया, आरआरबी अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, आरआरबी एक्ट अमेंडमेंट लेके आए 2018 में। और इस अमेंडमेंट में क्या कहा गया कि 50% तो 50% नहीं 51% शेयर होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, स्पॉन्सर बैंक के और स्टेट गवर्नमेंट के, इन तीनों के मिला के तो होंगे 51% फंड, और 49% जो होंगे वो प्राइवेट लोग इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्राइवेट पर्सन इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी 51% तो होंगे इन तीनों को मिला के, और 49% जो शेयर होगा, पैसा होगा, वो आपके, मेरे, किसी का भी हो सकता है। कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इन बैंक्स में पैसा लगा सकते हैं।
ठीक है, तो इस तरीके से आरआरबी में भी चेंजेस कर दिया, बट आरआरबी आर नॉट रनिंग वेल, ये अच्छा ग्रो नहीं कर रहे हैं अब भी, क्योंकि फंड की बहुत ज्यादा कमी है आरआरबी के अंदर। तो ये थे आपके बैंक और नॉन बैंक का क्लासिफिकेशन। जितने भी मैंने इसके अंदर कुछ एडिशंस अपडेट्स करी हैं, वो शायद जब मैं स्लाइड्स बना रही थी मेरे माइंड में नहीं थी वो बातें, अभी पढ़ा रही हूँ तो फ्लो में, टीचर का ऐसा ही है भाई, बाद में आ जाती हैं दिमाग में बातें, तो ये बातें मेरे दिमाग में अभी आई तो मैं इसको ऐड कर दूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।